आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उजैर अली उर्फ सरदार उजैर जान बलोच की। एक सीधा साधा लड़का जो कभी गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसे उस दलदल में धकेला जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उजैर ने रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसे खूंखार गैंगस्टर को भी पीछे छोड़ दिया और बन गया वो एक ऐसा इंसान जिसके मर्जी के बिना लियारी में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग उसके एक कॉल पर हो जाता था। लियारी के लोग बूंद बूंद पानी को तरसते थे, लेकिन उसके घर के अंदर आलीशान स्विमिंग पूल था। चलिए इस सनसनीखेज दास्तान के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं उस उजैर की कहानी जो रहमान के बाद बलोचों का सरदार बना। और हो ना हो धुरंधर 2 में यही उजैर बलोच सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आएगा। एमजे बर्फ लाते जरा। हाँ गद्दी नहीं है, तख्त है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। कहानी शुरू होती है जनवरी 2003 के उस पहले हफ्ते से। कालाकोट का इलाका था। एक बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद, जिन्हें लोग प्यार से मामा फैजू कहते थे, अपने ऑफिस के बाहर कुर्सी लगाए बैठे थे। दोस्तों के साथ चाय का दौर चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। मामा फैजू का बेटा 26 साल का उजैर अली वहीं पास में मौजूद था। उजैर उन दिनों एक बेफिक्र नौजवान था। उसके पिता के पास काफी पैसा था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस फल फूल रहा था, खूब पैसे वाला था। उजैर के पास अपनी एक जीप थी जिसमें वो दोस्तों के साथ शहर भर में घूमता था। उसे कबूतरबाजी का शौक था और वो कभी कभार फुटबॉल भी खेल लेता था। लेकिन उस दिन जब मामा फैजू वहां हंसी मजाक कर रहे थे, उजैर अली बगल में ही खड़ा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक सफेद कार वहां आकर रुकी। उस कार में से 6 लड़के उतरे। उनका लीडर था अरशद पप्पू, रहमान डकैत का जानी दुश्मन और लियारी का खूंखार नाम। अरशद पप्पू और उनके गुर्गे वहां मामा फैजू को अगवा करने आए थे, यानी कि किडनैप। जैसे ही उन्होंने हथियार निकाले, सब सन्न रह गए। उजैर ने अपने बाप को बचाने के लिए उनसे मिन्नत की, वो आगे बढ़ा, गिड़गिड़ाया, लेकिन हमलावरों ने रहम नहीं किया। उन्होंने उजैर की टांग पर गोली मार दी। उजैर जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके बाप को घसीट कर कार में डाल दिया गया। वो बेबसी का मंजर उजैर के रूह में हमेशा के लिए बस गया। एक हफ्ते बाद मामा फैजू की लाश मिली, यानी कि उजैर के पिता की लाश। लाश क्या थी? गोलियों से छलनी बस एक मांस का लोथरा था। उस दिन बाप के लाश को देखकर वो सीधा साधा उजैर अली मर गया और उसके अंदर बदले का उजैर पैदा हुआ। कहते हैं कि उजैर की माँ रजिया बीबी ने उसे अपने बाप की लाश पर कसम दी थी, बदला लेना होगा तुझे। उजैर जो कभी कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट था, जिसने कभी वर्ल्ड बॉय की नौकरी की थी, अब जुर्म की दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी के पास पहुंचा। वो था उसका कजिन रहमान डकैत। रहमान उस वक्त जुर्म की दुनिया का बादशाह बन चुका था। जब उजैर ने रहमान का हाथ थामा तो शक्ति दोगुनी हो गई। उजैर सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो पढ़ा लिखा और समझदार था। रहमान ने उसे अपना पॉलिटिकल राइट हैंड बना लिया। ये वो दौर था जब लियारी की गलियां खून से लाल होने लगी थी। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग, दूसरी तरफ रहमान और उजैर। फिल्म धुरंधर में आपने देखा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उससे भी खतरनाक। वहां हर दिन लाशें गिरती। इसी बीच 2004 में उजैर ने अपनी पहली बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाबा लाडला और फैजल पठान के साथ मिलकर उसने अपने दुश्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग की। वहां कानून नहीं बल्कि गोलियों का राज चलता था। लियारी में गैंगवार कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उजैर ने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का
रूप दे दिया। उसने राजनीति और जुर्म का एक ऐसा कॉकटेल बनाया कि सरकारें भी उसके सामने झुकने लगी। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो रहमान डकैत और उजैर बलोच की अहमियत सातवें आसमान पर पहुंच गई। याद है ना वो सीन फिल्म में, अस्सलाम वालेकुम नियारी। ये उसी को दर्शाता है। उन्होंने एक संगठन बनाया, पीपल्स अमन कमेटी। नाम में पीपल्स जोड़कर इसे राजनीतिक कवच दे दिया गया। लेकिन उजैर और रहमान के बीच एक बुनियादी फर्क था। रहमान मनमानी करने लगा था। उसने बड़े बड़े नेताओं से पंगा ले लिया। वो अपनी जी हुजूरी करवा रहा था। नतीजा ये हुआ, अगस्त 2009 की वो रात चौधरी असलम ने एक सो कॉल्ड इनकाउंटर में रहमान डकैत को ढेर कर दिया। फिल्म में इसे बहुत ही मसाले और फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है कि एक इंडियन स्पाई ने रहमान डकैत को मारा। लेकिन असल में जो खबर निकल कर आती है पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया से, उसमें यही था कि चौधरी असलम ने अपने बदले की आग में रहमान डकैत को इनकाउंटर का नाम देकर मार दिया था। धुरंधर की जो पहली पार्ट की कहानी है वो यही खत्म होती है कि अब रहमान डकैत मारा जा चुका है और हमजा शायद उसकी जगह लेगा, यानी कि इंडियन स्पाई। लेकिन असल कहानी इससे थोड़ी अलग है। अब धुरंधर पार्ट 2 में आपको क्या दिखाया जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इसके आगे की असली कहानी ये है। अब सवाल ये था रहमान डकैत के मरने के बाद कि लियारी की गद्दी पर कौन बैठेगा। मैदान में दो दावेदार थे। एक था बाबा लाडला जो रहमान का मिलिट्री हेड था, और दूसरा था उजैर बलोच। पंचायत बैठी, सरदारों का जिरगा हुआ। आखिरकार फैसला हुआ कि उजैर पढ़ा लिखा है, राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए उसे सरदार बनाया जाएगा। इसके बाद भव्य समारोह हुआ। उसमें उजैर के सर पर पगड़ी बांध दी गई। एक गाना जो बहुत फेमस हुआ था ना अक्षय खन्ना का, उसमें जैसे उनके सिर पे पगड़ी बांधा गया था, वैसे ही उजैर बलोच को भी पगड़ी पहनाया गया। अब वो सिर्फ उजैर नहीं था, वो था सरदार उजैर जान बलोच, लियारी का बेताज बादशाह, बलोचों का सरदार। ठीक वैसे ही जैसे कभी रहमान डकैत था, शेरे बलोच। इधर उजैर का दौर शुरू हुआ तो लियारी एक अलग ही रियासत बन गई। सिंध के गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा का उस पर हाथ था। उसे और उसके लड़कों को हजारों असला लाइसेंस दिए गए। उजैर का दावा था कि ये आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन असलियत ये थी कि लियारी को एक किले में तब्दील करने की तैयारी थी ये, और इसीलिए लाइसेंसी हथियार दिए गए थे। सोचिए, लियारी की उन तंग गलियों में जहां लोग गरीबी में पिस रहे थे, उजैर का घर किसी महल जैसा था। उसका सीसीटीवी कैमरों का जाल था। 10 से ज़्यादा गनमैन उसकी हिफाजत करते थे। उसके घर में स्विमिंग पूल था, जबकि मोहल्ले में पानी का एक नल भी नहीं था। वो खुद को गरीबों का मसीहा कहता। लोग अपनी फरियाद लेकर उसके पास आते। वो वहीं सोफे पर बैठकर फैसले सुनाता। पुलिस उसके घर के बाहर सलाम ठोकती थी। इलाके में कोई भी इलेक्शन लड़ता, टिकट उजैर बलोच ही तय करता था। लेकिन उजैर के अंदर भी एक आग जल रही थी। अपने बाप के कत्ल का अधूरा बदला उसे अरशद पप्पू चाहिए था। मार्च 2013 की वो काली रात, अरशद पप्पू, उसका भाई और उसका साथी डिफेंस के एक सुरक्षित इलाके से अगवा कर लिए गए। उन्हें लियारी लाया गया। उजैर की आंखों में उस दिन खून उतरा था। कहते हैं कि उन तीनों के साथ वो दरिंदगी की गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उनके हाथ पैर काट दिए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया, और जब उनकी मौत हो गई तो उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया। एक इल्जाम तो ये भी लगा कि उजैर और उसके साथियों ने अरशद पप्पू के कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेली। एक इंसानी सिर के साथ फुटबॉल। यह इंतकाम की वो इंतहा थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पुलिस मूक दर्शक बनी थी। उजैर ने अपने बाप के कातिल को उसी बेदर्दी से मारा जैसा उसने वादा किया था। लेकिन यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। 2013 के इलेक्शन हुए, केंद्र में सरकार बदली, नवाज शरीफ सत्ता में आए और जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ बने। कराची में क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ वारंट निकलने लगे।
उजैर को समझ में आ गया था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वो रातों रात गायब हो गया। वो ईरान भागा, वहाँ से उसने ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के ही क्यों ना हो। दिसंबर 2014 में इंटरपोल ने उसे दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। जब जनवरी 2016 में उसे कराची लाया गया तो वो सरदार उजैर नहीं बल्कि एक थका हुआ बूढ़ा सा आदमी दिख रहा था। उसके चेहरे पर वो वाली चमक नहीं थी जो कभी सिर पर पगड़ी लगाए हुए होती थी। रेंजरों की गिरफ्त में उसकी तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जिसने कराची को दहला दिया था लियारी में अपना राज करके। गिरफ्तारी के बाद JIT रिपोर्ट आई, उसने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया। उजैर ने कबूल किया कि वो हर महीने करोड़ों रुपए का हफ्ता वसूलता था और उसका एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक नेताओं तक जाता था। उसने दावा किया कि उसने आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को करोड़ों रुपए भेजे। उसने बताया कि उसने नेताओं के इशारे पर 14 शुगर मिलों पर कब्जा किया, कैसे बिलावल हाउस के आसपास के कीमती बंगलों को कौड़ियों के दाम में खाली करवाया। इल्जाम तो ये भी लगा कि वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी ईरान को देता था। मिलिट्री कोर्ट ने उसे जासूसी के जुर्म में 12 साल की सजा सुनाई। उस पर कत्ल के 72 से ज़्यादा केस दर्ज थे। लेकिन कहानी में एक अजीब ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में उजैर बलोच एक एक करके हर केस में बरी होते जा रहा है। अब तक 60 से ज़्यादा केस खत्म हो चुके हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि उजैर ने जेल के अंदर रहकर रियासत के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं या कुछ ऐसे राज उगले हैं जिसके वजह से उसे चुपचाप रिहाई की ओर ले जाया जा रहा है। क्या यह सच है कि उसने कोई बड़ी कुर्बानी दी है जिसके बदले उसे आज़ादी मिल रही है? अब ये तो पाकिस्तान की सरकार जाने और खुद उजैर बलोच और वहाँ की जनता के अंदर ये सवाल आना चाहिए। फिलहाल उजैर बलोच आज भी जेल में है, लेकिन उसकी रिहाई की खबरें अक्सर आती रहती है। लियारी में आज भी कुछ लोग उसे मसीहा मानते हैं तो कुछ उसे खूनी जंग का जिम्मेदार ठहराते हैं जिसने एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया। लियारी की गलियां आज भी खामोश है, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कहती है। तो दोस्तों, आपको उजैर बलोच की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उसे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए या वो भी सिस्टम की एक मोहरा मात्र है? आप जो भी सोचते हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लियारी गैंगवार के और भी किरदारों जैसे बाबा लाडला या किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं पाकिस्तान लियारी की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि धुरंधर मूवी आई थी और मूवी आने भी वाली है, तो इंडिया से लिंक करके लियारी, कराची और पाकिस्तान की काफ़ी कहानी है जिससे जुड़े किरदार की जो कहानी है वो मैंने सुनाई थी। बीते दिनों मैंने आपको रहमान दके, चौधरी असलम, इलियास कश्मीरी, इन सब की कहानी सुनाई है। गैंग्स ऑफ लियारी की भी कहानी सुनाई, तो आप पीछे जाकर चैनल पे वीडियोज़ हैं, उन सभी को पुराने वीडियोज़ आप देखिए तो आपको पता लगेगा पूरी कहानी की हकीकत क्या थी। उन सब किरदारों के लीड में जो एक किरदार था उजैर बलोच, उसकी कहानी रह गई थी, तो मैंने सोचा उजैर बलोच की भी कहानी आपको सुना दूँ। आगे और क्या कहानी सुनना चाहते हैं आप, वो भी ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट में। एक तो मैं भी देख रहा हूँ कि बलोच में एक शेर बलोच कह के अभी एक बंदा खूब वायरल हो रहा है, जिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मार रहा है, हमले कर रहा है। उसका कहते हैं कि बलोच के 10 जिलों पर कब्जा है और वो 100 सीसी के बाइक पर अपने दहशतगर्दों के साथ घूमता है। वो कौन है, उसका नाम लिखिए, और उसकी भी कहानी सुनना है तो आप वो भी बताइए, तो वो कहानी भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।